नमस्कार, देवभूमि समाचार में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं रीना झावालियान। खबरों का रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। सीएम धामी ने 400 से ज्यादा सहायक अध्यापकों को सौंपे नियुक्ति पत्र। कहा, सरकारी विभागों में खाली पदों पर निकाली जा रही भर्तियां, युवाओं को रोजगार देने पर फोकस। महिलाओं के लिए वरदान साबित हो रही मुख्यमंत्री सशक्त बहना उत्सव योजना। 37,000 से ज्यादा महिलाएं उठा रही लाभ। सीएम धामी बोले, महिला सशक्तिकरण को सरकार दे रही बढ़ावा। केदारनाथ उपचुनाव को लेकर एक्टिव मोड में बीजेपी। महेंद्र भट्ट बोले, जल्द होगा उम्मीदवार का ऐलान। चुनाव प्रभारी की भी होगी नियुक्ति, जीत का दावा। हिंडनबर्ग मामले में कांग्रेस का बड़ा ऐलान। देश भर के साथ उत्तराखंड में 22 अगस्त को कांग्रेस करेगी देशव्यापी ईडी घेराव। सेबी के चीफ से इस्तीफे की मांग। चलिए बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शिक्षा विभाग के अंतर्गत प्राथमिक शिक्षा के सहायक अध्यापक पद पर चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र बांटे हैं। प्रदेश में 400 से ज्यादा नियुक्ति सहायक अध्यापकों को नियुक्ति पत्र सौंपे गए हैं। इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि सरकार युवाओं को रोजगार देने के लिए लगातार प्रयासरत है। सभी सरकारी विभागों में खाली पदों पर लगातार भर्तियां निकाली जा रही हैं। शिक्षा विभाग के अंतर्गत जो पहली काउंसलिंग हुई है उसमें 400 से ज़्यादा लोगों को आज नियुक्ति पत्र प्रदान हुए, नियुक्ति पत्र मिले हैं और 2900 से भी ज़्यादा लोगों को एक माह के अंदर नियुक्ति दी जानी है। और ये हम लोगों का सरकार का जो एक संकल्प है कि जितने भी पद रिक्त हैं उन सभी पदों पर हम नियुक्ति की प्रक्रिया करेंगे। देखिए, बेसिक शिक्षा में हम लोग 2900 से ज़्यादा टीचर्स की नियुक्ति करने जा रहे हैं। अभी पहली काउंसलिंग में 450 से ज़्यादा टीचरों को आज हमने नियुक्तियां दी हैं। दूसरी काउंसलिंग जो है 18 तारीख को है और मुझे लगता है कि 18 तारीख की काउंसलिंग में लगभग 1,500 से ज़्यादा टीचरों का सिलेक्शन हो जाएगा। फिर जब उनको नियुक्ति मिलेगी फिर हम तीसरी काउंसलिंग करेंगे और हमारा टारगेट ये है कि दिसंबर तक हम लगभग 4,000 टीचरों की नियुक्ति करने जा रहे हैं बेसिक शिक्षा में। अभी 2900 के हैं, फिर 1,000 टीचर जितने वैकेंसी खाली उनके और करेंगे। उत्तराखंड में शुरू की गई मुख्यमंत्री सशक्त बहना उत्सव योजना प्रदेश की मातृ शक्ति को सशक्त बनाने में वरदान साबित हो रही है। वर्तमान में प्रदेश के करीब 37,000 से ज्यादा महिलाएं इस योजना का लाभ उठा रही हैं। प्रदेश के 95 ब्लॉकों में 1,428 स्टॉल्स के माध्यम से महिला स्वयं सहायता समूहों द्वारा अच्छा कारोबार किया गया है। सीएम धामी का कहना है कि बीजेपी सरकार महिला सशक्तिकरण की दिशा में लगातार आगे बढ़ रही है। सरकार द्वारा स्वयं सहायता समूहों के उत्पादों की पैकेजिंग से लेकर ब्रांडिंग पर फोकस किया जा रहा है। मुख्यमंत्री सशक्त बहना योजना, मुख्यमंत्री महिला सशक्तिकरण योजना, ये योजनाएं हमारे राज्य की जो मातृशक्ति है, जिसका राज्य के हर क्षेत्र में बहुत बड़ा योगदान है, उनको आगे लाने की योजनाएं हैं। उनके जो उत्पाद हैं उन उत्पादों को विपणन के लिए मार्केट मिले, उसी के लिए हमने हाउस ऑफ हिमालय जो ब्रांड है वह भी माननीय प्रधानमंत्री जी के हाथों उसका उद्घाटन हुआ है। और उसके बाद पूरे देश के अंदर, दुनिया के अंदर कोने कोने से अब डिमांड आनी शुरू हो गई है। हम उसको और विस्तार रूप देंगे जिससे कि हमारी जो बहनें अपना उत्पाद बनाती हैं उनको उसके बाज़ार के लिए कहीं इधर उधर न जाना पड़े, उनका उत्पाद स्वतः ही बाजार में बिक जाए और उनका उचित मूल्य उनको प्राप्त हो जाए। केदारनाथ विधानसभा के उपचुनाव को लेकर बीजेपी एक्टिव मोड में नजर आ रही है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का कहना है कि उपचुनाव को लेकर संगठन स्तर पर काम शुरू हो चुका है। जल्द ही केदारनाथ उपचुनाव के लिए चुनाव प्रभारी और अन्य जिम्मेदारी वरिष्ठ नेताओं को सौंपी जाएगी, जिसके साथ ही जीत का भी दावा किया गया है। देखिए, चुनाव आयोग जब भी चुनाव घोषणा करेगा हम उसके लिए तैयार हैं। हमने अपनी टीम बना दी है, उसकी घोषणा मैं 1-2 दिन के अंदर करने वाला हूँ। और चुनाव प्रबंधन की टोली हमने बना दी है। वहाँ लगने वाले कार्यकर्ता, प्रत्येक बूथ स्तर तक कार्यकर्ताओं की हमने टोली बना दी है। दूसरे क्षेत्र के भी कुछ प्रमुख कार्यकर्ताओं को हम क्षेत्र में लगाने वाले हैं। सरकार है तो स्वाभाविक विषय मंत्रियों का भी हम उस पूरे चुनाव में सहयोग लेंगे। केदारनाथ विधानसभा भारतीय जनता पार्टी की है
भारतीय जनता पार्टी की रहेगी। हम बहुत अच्छे मतों से सीट को जीतेंगे। उत्तराखंड में बीजेपी अपना सदस्यता अभियान शुरू करने जा रही है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का कहना है कि इस बार 20 लाख सदस्य पार्टी से जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है। बता दें कि लोकसभा चुनाव के दौरान भी बीजेपी ने सदस्यता अभियान चलाया था। उस दौरान 12 लाख से ज्यादा सदस्य पार्टी से जुड़े थे। लेकिन इस बार हमने 20 लाख सदस्यता का लक्ष्य हमने रखा हुआ है। तो कल दिल्ली में इसकी बैठक है जिसमें हमारे सभी प्रदेश के महामंत्री रहेंगे। सदस्यता के हमारे प्रदेश के संयोजक सह संयोजक की भी आज सायंकाल तक घोषणा हो जाएगी, उनको उस बैठक में रहना है। और बाद में जिले के भी सदस्यता के संयोजक मंडल संयोजक हम घोषणा करने वाले हैं। 21 तारीख को हम देहरादून के अंदर अपने सभी जिला स्तरीय जो सदस्यता के संयोजक होंगे, प्रभारी होंगे, उनकी सबकी जिलाध्यक्षों की उनकी बैठक हम यहाँ करने वाले हैं और सदस्यता का वहाँ पर हमारा प्रारंभ हो जाएगा और उसके बाद संगठन चुनाव की प्रक्रिया प्रारंभ होगी। केदारनाथ में आई त्रासदी के बाद केदारनाथ पैदल मार्ग एक बार फिर से तीर्थ यात्रियों के लिए दुरुस्त कर दिया गया है। महज 15 दिन के भीतर ही क्षतिग्रस्त रास्तों को ठीक कर दिया गया, जिसके बाद धामी सरकार के कार्य की सराहना की जा रही है। साथ ही इस तत्परता को केदारनाथ उपचुनाव से जोड़कर भी देखा जा रहा है। ये रिपोर्ट देखिए। केदारनाथ यात्रा एक बार फिर से शुरू हो चुकी है। 31 जुलाई को आई आपदा के बाद पैदल मार्ग क्षतिग्रस्त होने के कारण यात्रा रोक दी गई थी, लेकिन धामी सरकार ने मार्ग को फिर से दुरुस्त कराने का जो टारगेट रखा था उसमें सफल हुई है। 260 मजदूरों की कड़ी मेहनत रंग लाई है और फिर से केदारनाथ पैदल यात्रा जारी है। तो आज जो मार्ग तैयार हुआ है जिससे वहाँ पर बाबा केदार की यात्रा पैदल यात्रा प्रारंभ हो गई है, वो काफ़ी क्षतिग्रस्त हो गया था और बहुत कठिन भी था। लेकिन भारत सरकार के सहयोग से उन सरकार के राज्य सरकार के सभी हमारे विभाग, आपदा प्रबंधन विभाग, जिला प्रशासन, NDRF, STRF और सामाजिक संगठन, धार्मिक संगठन, हमारे तीर्थ पुरोहित समाज के लोग, केदार सभा के लोग, व्यापार सभा के लोग, हमारे जनप्रतिनिधिगण, व्यापार मंडल के लोग, सारे लोगों ने, स्थानीय प्रतिनिधियों ने आगे बढ़ चढ़कर भाग लिया है। सबने इस आपदा के समय में इस आपदा से उबरने के लिए हर संभव अपना योगदान दिया है। मैं सबका धन्यवाद करता हूं और बाबा केदार से प्रार्थना करता हूं कि हमारी ये यात्रा फिर से पूरा हमारा यात्रा का एक परिवेश होता है उस परिवेश में आए। और हमारा ये प्रयास है कि जल्दी से जल्दी जितने भी मार्ग जो क्षतिग्रस्त हुए उन सबको हम दुरुस्त करें, ठीक करें और नवनिर्माण और पुनर्निर्माण के काम में किसी भी प्रकार की कोई देरी न की जाए। इस रास्ते से होकर यात्री केदारनाथ पहुंच रहे हैं और उन्होंने धामी सरकार के कार्य की सराहना की है। आज बहुत अच्छा दिन है और हम लोगों को आने दिया, इसके लिए तो बहुत बहुत शुक्रिया। जो वहाँ पे जो पुलिस लोग था, NDRF वाला था, किसी ने रोका नहीं आपको? रोका था, एक दो जगह पे रोका था, पूछा लेकिन जाने से रोका? जाने से नहीं रोका। तो आप सरकार से संतुष्ट हैं? बहुत समय में अच्छा काम किया है सरकार ने, वो तो संतुष्ट होना ही है हर सबको। बहुत अच्छा, आपकी यात्रा मंगलमय हो। वाकई में आपदा के बाद जिस तरह के हालात पैदा हुए, ऐसे में फिर से यात्रा को शुरू करना शासन प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती बना रहा। लेकिन धामी सरकार ने जो प्रण लिया उसे समय पर करके दिखाया, क्योंकि ये समय केदारनाथ उपचुनाव का भी है। तो ऐसे में आपदा में अवसर ढूंढने का भी काम सियासी दलों ने खूब किया। आपदा को लेकर सत्ता पक्ष पर कई सवाल विपक्ष ने खड़े किए। फिर से यात्रा को शुरू करना बड़ी चुनौती बताई गई, लेकिन आज वही मार्ग महज 15 दिनों में बनकर तैयार है और यात्री केदारनाथ धाम पहुंच रहे हैं। ऐसे में कहना गलत नहीं होगा कि धामी सरकार ने सराहनीय कार्य किया है। देहरादून स्थित बीजेपी प्रदेश कार्यालय पहुंचे बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रत्युष कांत ने पश्चिम बंगाल के हालातों पर टीएमसी सरकार पर जमकर निशाना साधा। प्रत्युष कांत ने कहा कि कोलकाता में दर्दनाक रेप और मर्डर हो जाता है, लेकिन ममता बनर्जी सरकार सोई हुई है। इसके साथ ही उन्होंने कांग्रेस पर भी निशाना साधते हुए कहा कि इस मामले में कांग्रेस ने भी चुप्पी साधी है।
21 अगस्त से गैरसैंण में होने वाले विधानसभा के मॉनसून सत्र में विपक्ष सरकार को घेरने की रणनीति तैयार कर चुका है। हल्द्वानी में नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने सत्र की कम अवधि को लेकर सरकार की मंशा पर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा कि सदन को चलाना मात्र एक खानापूर्ति है। साथ ही नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने कहा कि विपक्ष सत्र में बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार और बिगड़ती कानून व्यवस्था के साथ ही कई महत्वपूर्ण मुद्दों को सदन में उठाएगा। राज्य सरकार लगातार सत्रों को सीमित करती जा रही है और सत्रावधि छोटी विधानसभाओं में 60 दिन की होनी चाहिए, लेकिन मात्र सदन सत्र 10 दिन 12 दिन का रहा है पूरे वर्ष भर में। और यह सत्र भी मात्र 3 दिन का आहूत किया गया है और पहले दिन शोक संवेदना व्यक्त की जाएगी और उसके पास अगले दिन मात्र 2 दिन हमारे पास हैं। महत्वपूर्ण विषय हैं, आपदा है, भ्रष्टाचार है। हिंडनबर्ग मामले में कांग्रेस 22 अगस्त को देशव्यापी ईडी घेराव करेगी। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा का कहना है कि उत्तराखंड में भी ईडी दफ्तर का घेराव कर प्रदर्शन किया जाएगा। दरअसल हिंडनबर्ग की नई रिपोर्ट आने के बाद विपक्षी दल सेबी के चीफ माधवीपुरी बुच के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। तरीका है काम करने का, सरकारी पैसे से सरकारी संपत्तियां खरीदने का जो एक क्रम चल पड़ा है इस देश में। हमारे बैंक लोन दे रहे, हमारी संपत्तियों को कमज़ोर करके उनको खरीदा जा रहा है अडानी के द्वारा। तो ये जो चल रहा है ये ज़्यादा समय तक चलने वाला नहीं है। हमारी सरकार आएगी, हम इस सब चीज़ को उल्टा कर देंगे, पलटने का काम करेंगे। और जिस तरीके से सीबीआई और ईडी का बेजा इस्तेमाल भारतीय जनता पार्टी की सरकार विपक्ष के लिए कर रही है एक टूल के रूप में, उसका हम विरोध करेंगे। 22 तारीख को राष्ट्रव्यापी आंदोलन है। हर राज्य में जहाँ जहाँ ईडी के दफ्तर हैं उन ईडी के दफ्तरों का घेराव किया जाएगा। चंपावत में सुप्रसिद्ध पौराणिक देवीधुरा बग्वाल मेले की शुरुआत हो गई है। केंद्रीय राज्य मंत्री और अल्मोड़ा से सांसद अजय टमटा ने देवीधुरा बग्वाल मेले का शुभारंभ किया। इस मौके पर स्थानीय महिलाओं, स्कूली बच्चों द्वारा पारंपरिक परिधानों में मंदिर प्रांगण तक भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। वहीं 19 अगस्त को मेले का प्रमुख आकर्षण बग्वाल खेली जाएगी, जिसमें प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी हिस्सा लेंगे। को प्रणाम करते हुए माँ का आशीर्वाद हम सब पर बने रहे और ये दिव्य और भव्य जो सृष्टि में विराजमान स्थान है, माँ की कृपा इस पूरे सृष्टि को बने। आज के इस मेले के शुभारंभ करने का शुभ अवसर यहाँ के सभी आयोजक मंडलों के द्वारा हुआ है और ये शुभारंभ एक प्रकार से अपने आप में बहुत ही ऐतिहासिक है और जो कि पूरे दुनिया के अंदर ऐसा पाषाण जो कीड़ा है, ये पाषाण कीड़ा इस हर वर्ष रक्षाबंधन के शुभ अवसर पर यहाँ विराजमान होती है, की जाती है। कोलकाता में लेडी डॉक्टर के साथ रेप और फिर हत्या का मामला शांत भी नहीं हुआ था कि उत्तराखंड से एक ऐसा ही मामला सामने आया है। नर्स के साथ दुष्कर्म और फिर गला घोंटकर हत्या। इस वारदात को एक मजदूर ने अंजाम दिया, जिसे राजस्थान से गिरफ्तार किया गया है। देखिए रिपोर्ट। उत्तराखंड में नर्स के साथ रेप की वारदात, दुष्कर्म के बाद उतारा मौत के घाट, मजदूर ने वारदात को दिया अंजाम, राजस्थान से आरोपी गिरफ्तार। कोलकाता में लेडी डॉक्टर के साथ रेप और फिर हत्या की वारदात का मामला भी शांत भी नहीं हुआ था कि इसी से मिलता जुलता मामला उत्तराखंड रुद्रपुर से सामने आ गया। प्राइवेट अस्पताल में काम करने वाली नर्स के साथ पहले दुष्कर्म किया गया और फिर गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी गई और इस वारदात को अंजाम दिया एक मजदूर ने, जो अब पुलिस की गिरफ्त में है। पुलिस के मुताबिक आरोपी ने अपना जुर्म कबूल किया है। बता दें कि नर्स बीती 30 जुलाई को ड्यूटी के बाद वापस घर नहीं लौटी। 31 जुलाई को नर्स की बहन ने रुद्रपुर कोतवाली में उसके लापता होने की रिपोर्ट दर्ज करवाई। पुलिस ने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कर नर्स की तलाश शुरू कर दी। सीसीटीवी फुटेज में 30 जुलाई को नर्स हॉस्पिटल से लौटते समय उत्तर प्रदेश के बिलासपुर जिले के डिब्रूगढ़ क्षेत्र में जाती हुई नजर आई। इसी आधार पर गुमशुदा नर्स की तलाश में पुलिस की अलग अलग टीमों को लगाया गया। 8 अगस्त को बिलासपुर के वसुंधरा रोड पर पुलिस को झाड़ियों में लापता नर्स का शव मिला।
शव का पोस्टमार्टम हुआ। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में नर्स के साथ रेप और गला दबाकर हत्या की पुष्टि हुई। आरोपी के मुताबिक उसने नर्स को रास्ते में अकेले जाते हुए देखा, उसका रेप किया और फिर गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी। हत्या के बाद उसने नर्स का शव ठिकाने लगाया और फिर उसके पैसे और मोबाइल फोन लेकर भाग निकला। 30/7/2024 को 30 तारीख की रात को एक फुटेला हॉस्पिटल में काम करने वाली नर्स ऑब्लिक हेल्पर टाइप काम करने वाली एक महिला काम करके घर जा रही थी। उसका घर बिलासपुर में डिबडिबा गांव में, तो वहां पर एक मकान बना रखी थी उसने, तो वो मिसिंग हो गई। अगले दिन शाम तक सूचना आई, तो अगले दिन शाम तक हमने तत्काल जो है, क्योंकि बालिग थी, वो सेपरेटेड थी, तो नियमानुसार हमने गुमशुदगी दर्ज किया। तो गुमशुदगी में हमने त्वरित कार्रवाई करते हुए एक ही दिन में हमने ट्रेस आउट कर लिया कि वो बिलासपुर में उतर रही है, डिबडिबा क्षेत्र में उतर रही है ई रिक्शा से, और सेफ एंड साउंड सकुशल वो अपना जगह पे जा रही है। उससे आगे कोई कैमरास नहीं था। 8 तारीख को एक बिलासपुर की इलाके में उस मकान, उसका महिला का जो मकान है, उससे भी आगे 1.5 किलोमीटर के बाहर, तो एक झाड़ियों में एक लाश मिलने की सूचना मिली यूपी पुलिस को। तो जैसा अंदेशा था वैसा ही हो गया, वो लाश उस महिला का ही निकला, बहुत सड़ी गली कंडीशन में था। तो इसी बीच हमको बहुत अच्छा लीड मिला हाल ही में, जिसमें महिला का फोन चल गया है। उस महिला का फोन राजस्थान में चलने की सूचना मिली, और बहुत शातिर अपराधी है, कभी स्विच ऑन करता था, कभी स्विच ऑफ करता था। और इसी दौरान हमको एक व्यक्ति भी दिखा। गहन अध्ययन पर हमको सीसीटीवी में जो है, जो महिला जब चल रही थी, उसके काफी देर बाद पीछे से एक और व्यक्ति जाता हुआ दिखा। उसको हमने संदेहास्पद नजर से देखना शुरू किया, उसको हमने प्राइम सस्पेक्ट माना, उसकी ट्रेस आउट किया। तो इस प्रकार मैनुअल और टेक्निकल के आधार पर तो हमने आखिरकार उस व्यक्ति को पकड़ लिया। उसका नाम है धर्मेंद्र। पुलिस ने जब सीसीटीवी फुटेज खंगाले तो उसमें एक संदिग्ध आदमी दिखा। फुटेज में वो नर्स के पीछे पीछे जाता हुआ दिख रहा था। इस संदिग्ध आदमी की तलाश में पुलिस की अलग अलग टीमों को लगाया गया। यूपी, हरियाणा और राजस्थान टीमों को रवाना किया गया। नर्स का मोबाइल फोन भी सर्विलांस पर लगाया गया। जांच में मोबाइल का लोकेशन राजस्थान आया। 14 अगस्त को आरोपी राजस्थान के जोधपुर से पकड़ा गया। उसे हिरासत में लेकर रुद्रपुर लाया गया, जिसके बाद आगे की कार्रवाई की जा रही है। वहीं मसूरी में स्वतंत्रता दिवस पर आयोजित कार्यक्रम के दौरान सुरक्षा को लेकर एक बड़ी लापरवाही देखने को मिली। बताया जा रहा है कि एमडीडीए द्वारा बनाए गए ऑडिटोरियम में स्कूली छात्रों का कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जहां पर अचानक साउंड सिस्टम में आग लग गई। और हैरानी की बात तो देखिए कि इतने बड़े ऑडिटोरियम में आग बुझाने के लिए कोई उपकरण मौजूद नहीं थे और ना ही फायर पुलिस कर्मी की कोई व्यवस्था। गनीमत रही कि कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। इस कार्यक्रम में स्कूली छात्रों समेत हजारों लोग मौजूद थे। और उनसे इस बारे में जरूर क्वेश्चन सर, इतने बड़े यहाँ पे यदि भगदड़ मचती है, कुछ होता है, साथ ही यहाँ पर न तो कोई फायर एक्सटिंग्विशर कहीं पर भी नहीं लगे, निकासी द्वार मात्र एक है इधर वाला। अगर जैसे अभी आग लग गई थी उस पर, ईश्वर न करता कहीं बड़ी चीज़ अगर दुर्घटना हो जाती तो यहाँ से निकलना मुश्किल हो जाता, भगदड़ हो जाती, सैकड़ों लोग वैसे ही मर जाते। इस चीज़ को ये ऐसे महत्वपूर्ण अवसरों पर और अन्य अवसरों पर भी सबसे पहले अगर इस तरीके के आयोजन होते हैं तो पूरी व्यवस्थाओं की पहले जांच हो। वहीं रुड़की के रायपुर औद्योगिक क्षेत्र स्थित एक कंपनी के गोदाम में भीषण आग लग गई। आग के चलते लाखों का सामान जलकर खाक हो गया। आग लगने का कारण अब तक साफ नहीं हो पाया है। मौके पर पहुंचे फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। हमारे दर्शक तो कुछ लगा हुआ है, इनके अंदर थर्माकोल पड़ा है, कोई भी लेवर वाला बीड़ी पी रहा हो, क्या कर रहा हो हमें कुछ मालूम। अच्छा, जिस तरह बता रहे कि वेल्डिंग के कारण 2 सेकंड में हम उधर से चाय पी के इधर तक आए, जब तक तो खाना स्टार्ट भी नहीं हुआ था अपना ना इधर का, और इतनी देर में देखा पूरा धूल धमाल है। वहीं रुद्रपुर में देश के पूर्व प्रधानमंत्री और भारत रत्न से सम्मानित अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस मौके पर सभी लोगों ने अटल बिहारी वाजपेयी के चित्र पर माल्यार्पण कर उन्हें नमन किया। बीजेपी नेता भारत भूषण चुग ने कहा कि अटल जी के बताए गए मार्गों पर ही चलकर सदैव पार्टी हित में कार्य किया जा रहा है। आज हम सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता इच्छा ग्रामीण मंडल में लालपुर जो हमारा केंद्रीय क्षेत्र है, मंडल अध्यक्ष भाई अक्षय अरोड़ा जी, महामंत्री बलजीत जी और पूरी टीम इनकी मंडल की, आज हम लोग श्रद्धेय अपने हमारे आदरणीय पूजनीय पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी की पुण्यतिथि मनाने के लिए एकत्र हुए हैं। हम उनको याद कर रहे हैं कि कैसे उन्होंने जब वो प्रधानमंत्री बने उन्होंने देश को कैसे गतिमान किया, पोखरण विस्फोट किया और नई नई उपलब्धियाँ देश को हासिल कराई, और ऐसे प्रधानमंत्री बने जिन्होंने परमाणु विस्फोट करते हुए विश्व के किसी देश से भी नहीं डरे
और अपने सैनिकों का हौसला बढ़ाया। वहीं दिनेशपुर में मिस इंडिया 2016 विनीता सक्सेना ने योग ध्यान केंद्र का शुभारंभ किया। कार्यक्रम में क्षेत्र के जाने माने लोग मौजूद रहे। इस दौरान मिस इंडिया विनीता सक्सेना ने कहा कि योग चिकित्सा की आम जीवन में बहुत जरूरत है। योग में ही लाभ है, ये तो सभी लोग जान गए होंगे। जब हमारे कोविड के समय में सब लोगों ने अच्छी तरीके से देख लिया कि योग चिकित्सा और योग का बहुत ही महत्व है हमारे जीवन में। और जरूरी नहीं है कि आप बीमार हो तब योग के पास जाएं, योग चिकित्सा का सहारा लें। आप स्वस्थ हैं और स्वस्थ रहने के लिए ही योग चिकित्सा का माध्यम बहुत अच्छा है। और जैसा कि मैडम ने यहाँ ये योग चिकित्सा केंद्र खोला है, तो मैं आप सभी लोगों को बहुत शुभकामनाएं दूंगी और बल्कि दिनेशपुर वासियों के लिए भी कहूंगी कि आपके समक्ष ये जो खुला है योग केंद्र, इसमें जाकर के आप स्वस्थ रहें ताकि बीमारियां आपके पास ही ना आए। वहीं लोहाघाट में महिलाओं द्वारा हाथ से बनाई गई राखियां ग्राहकों को काफी पसंद आ रही हैं। वैली क्रिएशन की फाउंडर नेहा मुरारी ने राखियों का स्टॉल लगाया, जिसका शुभारंभ निवर्तमान पालिका अध्यक्ष गोविंद वर्मा ने किया। नेहा मुरारी ने बताया कि उनका उद्देश्य ज्यादा से ज्यादा महिलाओं को रोजगार से जोड़कर आत्मनिर्भर बनाना है। Man cannot live by bread alone. He has a mind which needs food for us all. मनुष्य को जीने के लिए रोटी नहीं चाहिए, उसके पास दिमाग है जिसे विचारों की भोजन की आवश्यकता है। इसी थॉट को ध्यान में रखते हुए मेरे मन में विचार आया कि कुछ काम ऐसा क्यों न किया जाए जो स्वयं के लिए भी कार्य कर सकता है और हमारे साथ जो बहनें हैं, जो महिलाएं हैं, उनके लिए भी ये काम कर सकता है। तो इसके विचार को ध्यान में रखते हुए मैंने ये कार्य शुरू किया है। वैली क्रिएशन के अंदर महिलाएं राखियाँ बना रही हैं और भी अन्य कार्य कर रही हैं। अभी आने वाले समय में हम वेस्टेज प्लास्टिक का यूज़ करके इसका काम करेंगे और इसमें बहुत सी महिलाएं जुड़ी हुई हैं। लगभग 1500 से 2000 के बीच में इन्होंने राखियां बनाई हैं और 1500 राखियां हमारी ऑनलाइन सेल हो चुकी हैं। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन चलते चलते एक नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। सीएम धामी ने 400 से ज्यादा सहायक अध्यापकों को सौंपे नियुक्ति पत्र। कहा, सरकारी विभागों में खाली पदों पर निकाली जा रही भर्तियां युवाओं को रोजगार देने पर फोकस। महिलाओं के लिए वरदान साबित हो रही मुख्यमंत्री सशक्त बहना उत्सव योजना। 37,000 से ज्यादा महिलाएं उठा रही लाभ। सीएम धामी बोले, महिला सशक्तिकरण को सरकार दे रही बढ़ावा। केदारनाथ उपचुनाव को लेकर एक्टिव मोड में बीजेपी। महेंद्र भट्ट बोले, जल्द होगा उम्मीदवार का ऐलान। चुनाव प्रभारी की भी होगी नियुक्ति, जीत का दावा। हिंडनबर्ग मामले में कांग्रेस का बड़ा ऐलान। देश भर के साथ उत्तराखंड में 22 अगस्त को कांग्रेस करेगी देशव्यापी ईडी घेराव। सेबी के चीफ से इस्तीफे की मांग।